दोस्तों, आज आप सुनेंगे शर्लॉक होम्स सीरीज की अगली कहानी द एडवेंचर ऑफ द ग्रीक इंटरप्रेटर हिंदी में। शर्लॉक होम्स से अपनी लंबी घनिष्ठता के दौरान मैंने उसे कभी भी अपने रिश्तेदारों का जिक्र करते नहीं सुना था और न ही अपनी पुरानी जिंदगी का। उसकी इस चुप्पी से वो मुझे और भी अमानवीय लगने लगा था। कभी कभी मुझे लगता था कि वो अपने किस्म का अलग ही इंसान है, बिना दिल और दिमाग का, जिसमें संवेदना की जितनी कमी है उसका दिमाग उतना ही ज्यादा संवेदनशील है। महिलाओं के प्रति उसकी नफरत और नए दोस्त बनाने में हिचकिचाहट तो उसकी संवेदनहीनता दिखलाते ही थे, लेकिन चरित्र की ये विशेषता सबसे ज्यादा उजागर तब होती थी जब वो अपने लोगों का जिक्र आते ही उस बात को पूरी तरह दबा देता। अब तो मैं ये मानने लगा था कि वो शायद अनाथ है, जिसका कोई भी रिश्तेदार जीवित नहीं है। लेकिन एक दिन मुझे बहुत ताज्जुब हुआ जब वो अचानक मुझसे अपने भाई के बारे में बात करने लगा। गर्मी की एक शाम, चाय के बाद का समय था और हमारी बातचीत गोल्फ क्लब से लेकर सूरज की ग्रहण संबंधी टेढ़ी चाल जैसे नीरस विषयों पर टिकी थी। आखिर में पुश्तैनी आदतों की बात चल पड़ी। बातचीत का मुद्दा ये था कि किसी भी व्यक्ति का कोई हुनर किस हद तक पुश्तैनी होता है और कितना उसकी शुरुआती तालीम पर निर्भर होता है। मैंने कहा, तुम्हारे मामले में जितना तुमने मुझे बताया है उससे साफ लगता है कि तुम्हारी किसी चीज को बारीकी से देखने की काबिलियत और निष्कर्ष निकालने की तुम्हारी कला तुम्हारी सिलसिलेवार तालीम की वजह से ही है। सोचते हुए वो बोला, लेकिन सिर्फ कुछ हद तक। मेरे पूर्वज काफी कुलीन थे और उस तरह की जिंदगी जीते थे जैसी उस वर्ग के लोग जीते हैं। फिर भी मैं जैसा भी हूं, उसका रंग मेरी रगों में दौड़ रहा है और ये मेरी दादी से मुझे मिला है, जो फ्रांसीसी आर्टिस्ट वर्नेट की बहन थी। अगर किसी की रगों में कलाकार का खून होता है तो वो अजीब से अजीब रूपों में सामने आता है। लेकिन तुमको ये कैसे मालूम कि ये पुश्तैनी है? मैंने कहा, क्योंकि मेरे भाई माइक्रॉफ्ट के पास ये मुझसे भी ज्यादा मात्रा में है। ये मेरे लिए वाकई में नई जानकारी थी। अगर इतने विलक्षण हुनर वाला दूसरा कोई आदमी भी इंग्लैंड में मौजूद है तो ऐसा कैसे संभव है कि ना पुलिस और ना जनता ने ही कभी उसके बारे में सुना है? मैंने ये सवाल उठाया और एक हल्का सा इशारा दिया कि शायद मेरा दोस्त बिल्कुल भी घमंडी नहीं है, इसी वजह से अपने भाई को अपने से बेहतर बता रहा है। मेरी इस बात पर होम्स दिल खोलकर हंस पड़ा। माय डियर वॉटसन, मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूं जो शर्म को अच्छी बात मानते हैं। अपने महत्व को कम समझने का मतलब सच से उतना ही परे जाना है जितना अपने महत्व का बढ़ा चढ़ाकर गुणगान करने से होता है। इसलिए अगर मैं कह रहा हूं कि माइक्रॉफ्ट के पास मुझसे भी ज्यादा बारीकी से गौर करने की काबिलियत है, तो तुम ये समझ लो कि मैं बिल्कुल सही और वास्तविक बात कह रहा हूं। क्या वो तुमसे छोटा है? मैंने पूछा। मुझसे 7 साल बड़ा है। तो फिर लोग उसे क्यों नहीं जानते? जानते हैं, वो अपने दायरे में बहुत मशहूर है। कौन से दायरे में? कहाँ? डायोजीन्स क्लब में। मैंने कभी इस क्लब के बारे में नहीं सुना था और मेरे चेहरे से भी ये बात शायद साफ नजर आई होगी, क्योंकि शर्लॉक होम्स ने अपनी घड़ी निकाली और बोला, डायोजीन्स क्लब लंदन का सबसे अजीब क्लब है और माइक्रॉफ्ट वहां के अजीब लोगों में सबसे अजीब। वो हमेशा वहां पर 4:45 पहुंचता है और 8:20 तक वहीं रहता है। इस समय 6 बजे हैं। अगर तुम शाम की सैर करना चाहो तो मैं आज तुम्हारा परिचय 2 अजीब चीजों से करवा सकता हूँ। 5 मिनटों में ही हम सड़क पर थे और रीजेंट सर्कस की ओर जा रहे थे। मेरा दोस्त बोला, तुम यही सोच रहे होंगे कि माइक्रॉफ्ट अपनी काबिलियत जासूसी में क्यों नहीं लगाता। दरअसल वो इसके काबिल नहीं है। लेकिन अभी तो तुमने कहा कि वो तुमसे भी ज्यादा काबिल है। मैंने ये कहा था कि गौर करने और नतीजे निकालने में वो मुझसे बेहतर है। अगर जासूसी की कला आराम कुर्सी पर बैठकर तर्क करने से शुरू और खत्म होती हो तो मेरा भाई इतिहास का सबसे बेहतरीन जासूसी एजेंट होता। लेकिन उसमें न तो आगे बढ़ने की चाह है न फुर्ती। वो अपने ही निष्कर्षों को सही साबित करने की जहमत भी नहीं लेता। उसको ये कबूल है कि कोई उसे गलत ठहरा दे, लेकिन वो अपने को सही साबित करने की कभी कोशिश नहीं करता। कई बार मैं उसके पास कोई समस्या लेकर जाता हूँ और वो मुझे ऐसी बातें बता देता है जो बाद में सही साबित होती हैं।
लेकिन वो उन मुद्दों पर काम नहीं कर सकता जिन्हें पूरा किए बिना किसी भी केस को जज के सामने रखा नहीं जा सकता। यानी जासूसी उसका पेशा नहीं है? बिल्कुल नहीं। मेरे लिए जो जीविका का साधन है वो उसके लिए सिर्फ एक मनोरंजन की बात है। गणित में उसे महारत हासिल है और वो कुछ सरकारी विभागों में ऑडिट करता है। वो पॉल मॉल में रहता है और हर शाम व्हाइट हॉल तक जाता है और शाम को वापस आता है। पूरे साल में वो इसके अलावा और कोई गतिविधि नहीं करता, कहीं भी और दिखाई नहीं पड़ता, सिवाय डायोजीन्स क्लब के, जो उसके कमरे के ठीक सामने है। मैंने ये नाम कभी सुना नहीं, मैंने कहा। कैसे सुनोगे? लंदन में ऐसे कई लोग हैं जो संकोची होने की वजह से या दूसरों से नफरत होने की वजह से किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, लेकिन उन्हें आरामदेह कुर्सियों और नई नई पत्रिकाओं से परहेज नहीं है। ऐसे ही लोगों की सुविधा के लिए डायोजीन्स क्लब की शुरुआत हुई और मेरा भाई उसके संस्थापकों में से एक है। अब वहां शहर के कम मिलनसार लोग आया जाया करते हैं। किसी भी सदस्य को इजाजत नहीं है कि किसी भी दूसरे सदस्य पर ध्यान दे। स्ट्रेंजर्स रूम के अलावा किसी को भी कहीं भी किसी भी हालत में बातचीत करने की सख्त मनाही है। अगर कमेटी के सामने 3 बार नियम तोड़ने की बात आती है तो बात करने वाले सदस्य की सदस्यता खत्म की जा सकती है। बातें करते करते अब तक हम पॉल मॉल पहुंच गए थे और सेंट जेम्स की तरफ से उस पर चले जा रहे थे। कार्लटन से कुछ दूरी पर होम्स एक दरवाजे पर रुका और मुझे चुप रहने की हिदायत देकर हॉल की तरफ बढ़ गया। शीशे की चौखट से मैंने एक बहुत बड़ा आलीशान कमरा देखा जिसमें अनेक व्यक्ति अपनी अपनी जगह इधर उधर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। होम्स मुझे एक छोटे से कमरे में ले गया जो पॉल मॉल की तरफ खुलता था। फिर 1 मिनट के लिए मुझे छोड़कर वो किसी और के साथ लौटा। उसे देखते ही मैं समझ गया कि वो उसके भाई के सिवा और कोई नहीं हो सकता। मायक्रॉफ्ट होम्स शर्लॉक से ज्यादा लंबा और चौड़ा था। उसका शरीर काफी भारी था, लेकिन चेहरा भारी होने पर भी उसमें वही पैनापन था जो उसके भाई की खासियत थी। उसकी हल्की पनीली आंखें वही खोया खोया भाव लिए हुए थीं जो मैं शर्लॉक की आंखों में उस वक्त देखा करता था जब वो अपनी पूरी ताकत से सोच रहा होता था। तुमसे मिलकर खुशी हुई, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। जब से तुम शर्लॉक के लेखक बने हो मैं उसके बारे में हर जगह पढ़ता हूँ। वैसे शर्लॉक, मुझे पिछले हफ्ते उम्मीद थी कि मेनर हाउस केस के सिलसिले में तुम जरूर आओगे। मुझे लगा शायद तुम उलझन में होंगे। नहीं, मैंने उसे सुलझा लिया है, मेरा दोस्त मुस्कुराते हुए बोला। एडम्स था? हाँ, एडम्स ही था। फिर वे दोनों क्लब की खिड़की के पास बैठ गए। कोई भी जो मनुष्य जाति के बारे में जानना चाहता है उसके लिए यही सबसे उचित जगह होती है। मायक्रॉफ्ट ने कहा, जरा इन महान हस्तियों को देखो, जैसे कि वे दोनों आदमी जो हमारी तरफ आ रहे हैं। उनमें से एक तो बिलियर्ड का मार्कर है और दूसरे के बारे में तुम क्या बता सकते हो? वे दोनों आदमी खिड़की के उस पार रुक गए थे। उनमें से एक के कोट की जेब पर लगे चौक के निशान ही बिलियर्ड्स की गवाही दे रहे थे। दूसरा एक छोटे कद का काले रंग का आदमी था जिसका हैट पीछे की ओर था और उसके हाथ में कुछ पैकेट थे। शर्लॉक उसे देखकर बोला, मैं देख रहा हूं कि यह पुराना फौजी है और अभी हाल में ही फौज छोड़ी है। उसके भाई ने टिप्पणी की। ये नॉन कमीशन ऑफिसर है, शर्लॉक ने कहा। रॉयल आर्टिलरी का है, भाई ने कहा। और विधुर भी है, होम्स ने कहा। इसका एक बच्चा है, भाई ने कहा। बच्चा नहीं डियर बॉय, बच्चे। वे दोनों धारा प्रवाह इस तरह बोलते चले जा रहे थे कि मेरे लिए अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो गया। मैंने कहा, अरे रहने भी दो, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। होम्स ने जवाब दिया, ये बताना कोई मुश्किल काम नहीं है कि इस तरह की चाल ढाल वाला आदमी जिसके चेहरे पर रौब है और धूप से सेकी त्वचा है वो फौजी ही हो सकता है, वो भी प्राइवेट नहीं। इसे भारत से आए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। अब मायक्रॉफ्ट की बारी थी। इसको फौज छोड़े ज्यादा समय नहीं बीता है। ये इस बात से पता चलता है कि इसने अभी भी अपने फौजी बूट पहने हुए हैं। उसकी चाल पैदल सिपाही जैसी नहीं है, लेकिन वो अपना हैट तिरछा करके पहनता है। इस बात से ये समझ आता है कि उसके माथे के एक तरफ का रंग दूसरी तरफ से हल्का है। वो इतना मोटा है कि सेना में नालियां, सुरंग या जमीन में सुरक्षा के इंतजाम करने वाला नहीं हो सकता, इसलिए वो आर्टिलरी में ही हो सकता है। और वो पूरी तरह शोक में है, इसलिए पता चलता है कि हाल ही में उसके किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है।
अब क्योंकि वो अपनी शॉपिंग खुद कर रहा है, इसलिए ये साफ है कि उसकी पत्नी की ही मौत हुई है। तुमने देखा ही होगा कि वो बच्चों के लिए खरीदारी कर रहा था। उसके हाथ में एक झुनझुना है, जिससे पता चल रहा है कि वो काफी छोटे बच्चे के लिए है। पत्नी शायद उसके जन्म के समय ही चल बसी होगी। उसकी बगल में तस्वीरों वाली एक किताब है। इससे ये पता चलता है कि उसका एक दूसरा बड़ा बच्चा भी है। अब मुझे समझ आ रहा था कि जब मेरे दोस्त ने ये कहा था कि उसके भाई के पास उससे भी पैना दिमाग है, तो उसने बिल्कुल ठीक कहा था। उसने मेरी ओर देखा और मुस्कुराया। माइक्रॉफ्ट ने अपनी जेब से कछुए की खाल से बनी डिबिया निकाली और उसमें से सूंघनी निकालकर सूंघी। एक बड़े से लाल रंग के रेशमी रुमाल से अपने कोट पर गिरी सूंघनी को झाड़ा और बोला, वैसे शर्लॉक, मेरे पास एक ऐसी चीज है जो तुम्हें बहुत पसंद आएगी। एक बड़ा ही अजीब केस जो सुलझाने के लिए मुझे दिया गया है। मैंने उसे कुछ कुछ सुलझाया तो है, लेकिन मेरे अंदर इतनी चुस्ती नहीं है कि उसे पूरा सुलझाऊं। लेकिन मैंने कई तरह की अटकलें जरूर लगाई हैं। अगर तुम सारी बातें सुनना चाहो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। मुझे इस काम में बड़ा मजा आएगा ब्रदर डियर, जरूर सुनाओ। भाई ने अपनी पॉकेट बुक के एक पन्ने पर जल्दी से कुछ लिखा और घंटी बजाते हुए उसे वेटर के हाथ में दे दिया। फिर बोला, मैंने मिस्टर मेलास को यहाँ आने के लिए लिखा है। वो मेरे ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। मेरी उससे थोड़ी बहुत जान पहचान है। इस वजह से जब वो उलझन में पड़ा तो मेरे पास आ गया। मिस्टर मेलास एक ग्रीक आदमी है और एक बहुत ही बेहतरीन अनुवादक भी। वो अदालतों में अनुवाद करके और नॉर्थम्बर एवेन्यू के होटलों में आने वाले अमीर सैलानियों का गाइड बनकर अपनी कमाई करता है। मैं सोचता हूँ कि अपना अनूठा तजुर्बा वो अपने ही मुंह से बताए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ मिनटों बाद एक नाटे कद का हट्टा कट्टा आदमी हमारे पास आया। उसके चेहरे के रंग और कोयले जैसे काले बालों से पता चल रहा था कि वो दक्षिण का है। हालांकि उसकी भाषा किसी पढ़े लिखे अंग्रेज की तरह ही थी। उसने उत्साह के साथ शर्लॉक होम्स के साथ हाथ मिलाया और जब उसे ये पता चला कि होम्स को उसकी कहानी सुनने में दिलचस्पी है तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने कहना शुरू किया, मुझे नहीं लगता कि पुलिस मेरी बात पर विश्वास कर पा रही है, क्योंकि उन्होंने पहले इस बारे में नहीं सुना है। उन्हें तो लग रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन मैं जानता हूँ कि मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक मुझे ये नहीं पता चल जाता कि उस बेचारे आदमी का क्या हुआ जिसके पूरे चेहरे पर टेप चिपका हुआ था। कहते रहो, मैं ध्यान से सुन रहा हूँ, होम्स ने कहा। मेलास ने कहना शुरू किया, आज बुधवार की शाम है। ये बात सोमवार रात की है, यानी सिर्फ 2 दिन पहले की। मैं एक अनुवादक हूँ, जैसा कि मिस्टर माइक्रॉफ्ट ने आपको बताया ही होगा। मैं सारी भाषाओं में अनुवाद कर सकता हूँ, करीब करीब सभी भाषाएं। लेकिन मैं जन्म से ग्रीक हूँ और मेरा नाम भी ग्रीक का है, इसलिए मैं खास तौर से ग्रीक भाषा से ताल्लुक रखता हूँ। कई सालों से मैं लंदन का प्रमुख ग्रीक अनुवादक हूँ और सारे होटलों में मेरा नाम मशहूर है। अक्सर ऐसा होता है कि मुश्किल में पड़े विदेशी मुझे कभी भी बुलावा भेज देते हैं, वे यात्री भी जो देर रात से आते हैं और मेरी मदद चाहते हैं। इसीलिए सोमवार की रात को मुझे उस वक्त कोई ताज्जुब नहीं हुआ जब काफी फैशनेबल कपड़े पहने मिस्टर लैटिमर नाम का एक युवक मेरे कमरे में आया। उसने मुझसे कहा कि मैं उसके साथ नीचे इंतजार करती घोड़ा गाड़ी में चलूं। एक ग्रीक दोस्त उससे बिजनेस के सिलसिले में मिलने आया था। अब क्योंकि वो सिर्फ अपनी ही भाषा में बोल सकता था, इसलिए उसे एक अनुवादक की जरूरत थी। उसकी बातों से मुझे लगा कि उसका घर कुछ दूरी पर केंसिंगटन में है। वो बहुत जल्दी में लग रहा था। जैसे ही हम सड़क पर उतरे, उसने जल्दी से मुझे घोड़ा गाड़ी में बैठा दिया। मैं कह तो रहा हूँ कि वो घोड़ा गाड़ी थी, लेकिन दरअसल वो एक आलीशान बग्घी थी। ये लंदन की आम छोटी कैब से बड़ी थी और अंदर से काफी सुंदर ढंग से सजी हुई। लैटिमर मेरे सामने बैठ गया और हम चेरिंग क्रॉस से होते हुए शेफ्ट्सबरी एवेन्यू पर आ गए। जब हम ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर आए तो मैंने कहा कि ये तो केंसिंगटन जाने के लिए बहुत लंबा रास्ता है। मेरे साथ आए शख्स की अजीब हरकत से मेरी बोलती वहीं बंद हो गई। उसने अपने थैले में से देखने में एक बड़ा ही भयानक डंडा निकाला और उसे आगे पीछे लहराने लगा, मानो उसका वजन और मजबूती परख रहा हो। फिर बिना कुछ बोले उसने उसे अपने साथ वाली सीट पर रख दिया। ये करने के बाद उसने दोनों तरफ की खिड़कियां बंद कर दी। मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि उन खिड़कियों पर कागज लगा था जिससे मैं बाहर नहीं देख सकता था। फिर उसने मुझसे कहा, तुम्हारा नजारा रोक देने के लिए मैं माफी चाहता हूँ मिस्टर मेलास। बात यह है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि तुम वो जगह देखो जहां हम जा रहे हैं। अगर कभी तुम वहां वापस आ गए तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो जाएगी।
आप सोच ही सकते हैं कि उसकी इस बात से मैं कितना हक्का बक्का हो गया होऊंगा। वो एक हट्टा कट्टा चौड़े कंधों वाला युवक था और बिना हथियार के मैं उससे मुकाबला नहीं कर सकता था। मैंने उससे कहा, ये आपका बड़ा ही अजीब व्यवहार है मिस्टर लैटिमर। आपको मालूम होना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं वो गैर कानूनी है। इस पर वो बोला, हाँ, मैं कुछ ज्यादती तो कर रहा हूँ, लेकिन इसका हम तुम्हें मुआवजा दे देंगे। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही समझा दूं मिस्टर मेलास कि अगर आज रात किसी भी समय तुमने शोर मचाया या कुछ ऐसा किया जो मुझे खतरे में डाल सकता हो, तो तुम्हें उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये याद रखना कि किसी को भी नहीं पता कि तुम कहाँ हो, और ये भी कि तुम किस गाड़ी में या किस घर में हो। इसलिए अब तुम पूरी तरह मेरे कब्जे में हो। उसके ये शब्द धीमी आवाज में निकले थे, लेकिन उसका अंदाज इतना कर्कश था कि मैं चुपचाप बैठा सोचता रहा कि इस तरह मेरा अपहरण करने की क्या वजह हो सकती है, वो भी इतने अजीब अंदाज में। जो भी हो, ये साफ था कि मेरे एतराज करने का कोई फायदा नहीं था। मैं सिर्फ इस बात का इंतजार कर सकता था कि मेरा क्या अंजाम होने वाला था। 2 घंटे तक हम चलते रहे और मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हम किस तरफ जा रहे थे। कभी लगता कि हम बजरी पर हैं, कभी चिकनी और सपाट रफ्तार से लगता कि हम पक्की सड़क पर हैं। इसके अलावा मुझे और कुछ पता नहीं चला जिससे मैं अनुमान लगा सकूं कि हम किस इलाके में थे। हर खिड़की पर लगा कागज बाहर से आती रोशनी को रोक रहा था और सामने के कांच पर नीला पर्दा था। हम 7:15 बजे पॉल मॉल से निकले थे और मेरी घड़ी दिखा रही थी कि 9 बजने में 10 मिनट बचे थे जब आखिर में हम रुके। मेरे सहयात्री ने खिड़की खोली और मैंने एक नीचे गोलाकार दरवाजे की झलक देखी जिसके ऊपर एक लैंप जल रहा था। मुझे जल्दी से जिस रास्ते से अंदर ले जाया गया वहां शायद बगीचा था और दोनों ओर पेड़ों की कतारें। मैं ये नहीं कह सकता कि ये किसी का निजी इलाका था या यूं ही खुला इलाका था। अंदर एक रंगीन गैस का लैंप था। वो इतना धीमा जल रहा था कि मुझे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिवाय इसके कि हॉल काफी बड़ा था और उसमें कुछ तस्वीरें लटकी थीं। मध्यम रोशनी में मैं देख सकता था कि दरवाजा खोलने वाला शख्स एक छोटा सा धूर्त सा दिखाई देने वाला अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। जब वो हमारी ओर मुड़ा तो मैंने देखा कि उसने चश्मा पहना था। उसने पूछा, क्या ये मिस्टर मेलास हैं हैरल्ड? हाँ। शाबाश। बुरा मत मानना मेलास, पर तुम्हारे बिना हमारा काम नहीं चल रहा था। अगर तुम हमें खुश करोगे तो तुमको कोई पछतावा नहीं होगा। अगर तुमने चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। वो घबराई हुई आवाज में रुक रुक कर बोल रहा था और न जाने क्यों बीच बीच में लड़कियों की तरह हंस रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या चाहते हो? ज्यादा कुछ नहीं, एक ग्रीक आदमी से बस कुछ सवाल पूछने हैं जो यहाँ आया हुआ है। हमें उसके जवाब बता दो, पर उससे ज्यादा कुछ मत बोलना। जितना तुमसे कहा जाए उतना ही, नहीं तो। वो फिर से अपनी घबराहट वाली हंसी हंसकर बोला। बोलते बोलते उसने एक दरवाजा खोला और हम एक कमरे में गए जो काफी आलीशान तरीके से सजा हुआ था, पर उसमें भी एक ही लैंप की रोशनी थी जो उल्टा रखा हुआ था। ये कमरा बहुत ही बड़ा था और उसका कालीन इतना महंगा था कि मेरे पैर उसमें धंस गए। मैंने मखमल की कुर्सियों की झलक देखी। एक ऊंचा सफेद संगमरमर का मैंटल पीस और एक जापानी सोफा भी था। लैंप के ठीक नीचे एक कुर्सी थी। अधेड़ ने मुझे इशारा किया कि मैं उस पर बैठ जाऊं। युवक वहां से जा चुका था, पर अचानक वो दूसरे दरवाजे से अंदर आया और उसके साथ एक और व्यक्ति था जो ढीला सा ड्रेसिंग गाउन पहने धीरे धीरे हमारी ओर आ रहा था। जब वो रोशनी के गोले के नीचे आया तो मैं उसे देखकर सन्न रह गया। वो मौत की तरह सफेद पड़ा हुआ था और बहुत ही कमजोर था। उसकी बड़ी चमकती आंखों से दिखाई दे रहा था कि उसका आत्मबल उसकी शारीरिक ताकत से ज्यादा है। मैं उसके चेहरे पर जगह जगह चिपकाने वाले टेप लगे देखकर हैरान रह गया। एक बहुत बड़ा सा फाहा उसके मुंह पर भी चिपका हुआ था। जब ये विचित्र प्राणी अपनी कुर्सी पर आ बैठा तब अधेड़ ने पूछा, क्या तुम्हारे पास स्लेट है हैरल्ड? क्या इसके हाथ खुले हुए हैं? चलो फिर इसको पेंसिल दे दो। अब मिस्टर मेलास, तुम्हें सवाल पूछने हैं और ये जवाब लिखेगा। सबसे पहले इससे ये पूछो कि क्या ये कागजों पर दस्तखत करने के लिए तैयार है? उस कमजोर व्यक्ति की आंखों से आग बरस रही थी।
उसने स्लेट पर ग्रीक में लिखा, कभी नहीं। अपने अत्याचारी के कहने पर मैंने उससे पूछा, किसी भी कीमत पर नहीं? उसने लिखा, सिर्फ तब जब कोई ग्रीक पादरी जिसको मैं जानता हूं वो खुद आकर मेरी मौजूदगी में उसकी शादी कराए तो। दुष्ट आदमी जहरीले तरीके से हंसा। फिर उसने मुझसे लिखवाया, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा? उसने लिखा, मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है। ये उन सवालों जवाबों के उदाहरण हैं जो हमारी आधी बोली आधी लिखी बातचीत के माध्यम से पूछे जा रहे थे। मुझे बार बार उससे पूछना पड़ रहा था कि क्या वो हार मानकर दस्तावेजों पर दस्तखत करेगा। बार बार मुझे उसका वही इनकार मिल रहा था। फिर अचानक मेरे मन में एक बढ़िया ख्याल आया। हर सवाल के साथ मैं चुपचाप अपनी ओर से भी कुछ शब्द लिखकर उससे पूछने लगा। पहले तो ये सवाल साधारण ही थे, क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि क्या उन दोनों को इस बारे में कुछ समझ आ रहा है या नहीं। फिर जब मैंने देखा कि मैं जो लिख रहा हूं और वो जो जवाब दे रहा है वो उन दोनों को समझ नहीं आ रहे हैं, तो मैंने ज्यादा खतरनाक खेल खेलना शुरू कर दिया। हमारी बातचीत कुछ इस तरह की थी। मैंने लिखा, तुमको इस तरह अड़े रहने से कुछ फायदा नहीं होगा। तुम कौन हो? उसने लिखा, मुझे परवाह नहीं है, मैं लंदन में अजनबी हूं। मैंने लिखा, तुम अपने अंजाम के खुद जिम्मेदार हो। तुम यहां पर कितने समय से हो? होने दो, 3 हफ्ते से। उसने लिखा, ये जायदाद कभी भी तुम्हारी नहीं हो सकती। मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? मैंने लिखा। उसने लिखा, वो इन दुष्टों के हाथ में कभी नहीं जाएगी। ये मुझे भूखा मार रहे हैं। मैंने लिखा, अगर तुमने दस्तखत कर दिए तो ये तुमको छोड़ देंगे। ये कैसा घर है? उसने लिखा, मैं हरगिज दस्तखत नहीं करूंगा, मुझे नहीं पता। मैंने लिखा, तुम उसकी मदद नहीं कर रहे हो, उसका नाम क्या है? मैं ये बात उसी के मुंह से सुनना चाहता हूं। उसका नाम क्रेटिडस है। उसने लिखा। फिर मैंने लिखा, अगर तुम दस्तखत करोगे तो उसे देख सकोगे। तुम कहाँ के हो? उसने लिखा, अगर मैंने ऐसा किया तो मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगा। मैं एथेंस का हूं। बस 5 मिनट और मिस्टर होम्स। अगर मुझे 5 मिनट और मिल जाते तो मैं उनकी नाक के नीचे से सारी कहानी उगलवा लेता। मेरे अगले ही सवाल से काफी बात मेरे सामने साफ हो जाती। लेकिन उसी समय दरवाजा खुला और एक औरत अंदर आई। मैं साफ तौर पर उसे नहीं देख पाया, बस इतना ही देख पाया कि वो लंबी और सुडौल थी, काले बाल और एक ढीला सा सफेद गाउन पहने थी। टूटी फूटी अंग्रेजी में वो बोली, हैरोल्ड, मैं और समय तक वहां नहीं रह सकी। वहां पर एकदम अकेलापन है। अरे, ये तो पॉल है। ये आखिरी शब्द ग्रीक भाषा में कहे गए थे और उसी समय एक झटके से उस आदमी ने अपने होठों से टेप हटा दिया और सोफी सोफी चिल्लाते हुए उस युवती के गले लग गया। वे एक पल ही गले लगे रह सके, क्योंकि उसके बाद युवक ने युवती को पकड़कर कमरे के बाहर कर दिया और अधेड़ आदमी बड़ी ही आसानी से अपने कमजोर कैदी को खींचता हुआ दूसरे दरवाजे से बाहर ले गया। एक पल के लिए मैं कमरे में अकेला रह गया और मैं जल्दी से उठ खड़ा हुआ कि शायद किसी तरह मुझे भनक लग जाए कि उस घर में चल क्या रहा था। मैं अभी आगे बढ़ भी नहीं पाया था कि मैंने देखा कि अधेड़ मुझ पर नजरें टिकाए दरवाजे पर ही खड़ा था। वो बोला, मिस्टर मेलास, हमने अपने एक बहुत बड़े राज में तुम्हें भागी बनाया है। हमने तुम्हें परेशान नहीं किया होता अगर हमारा दोस्त, जो ग्रीक बोलता है और जिसने ये बातचीत शुरू की थी, वापस नहीं गया होता। हमारे लिए बहुत जरूरी था कि उसकी जगह किसी और से काम लें। फिर हमें तुम्हारे बारे में पता चला और हमें तुम्हें इस तरह यहाँ लाना पड़ा। ये रहीं 5 गिन्नियां, जो शायद काफी अच्छी फीस होगी। लेकिन याद रखना, अगर तुमने किसी से भी इस बात का जिक्र किया, किसी से भी, तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं आपको बता नहीं सकता मिस्टर होम्स कि उस आदमी से मुझे कितनी घृणा और डर महसूस हुआ। अब मैं उसे पहले से ज्यादा अच्छी तरह देख पा रहा था, क्योंकि लैंप की सीधी रोशनी उसके ऊपर पड़ रही थी। उसके नाक नक्श नुकीले और रोगी जैसे दिखाई दे रहे थे और उसकी छोटी सी नुकीली दाढ़ी धागे जैसी और छितरी हुई थी। बोलते समय वो अपना चेहरा आगे की ओर कर लेता था और उसके होठ और पलकें बार बार फड़क रहे थे। मुझे लगा
कि उसकी अजीब सी हंसी के पीछे शायद कोई बीमारी है। उसकी आंखें उसके चेहरे को खूंखार बना रही थीं, जो स्टील की तरह स्लेटी थीं, और उनमें गहराई तक क्रूरता झलक रही थी। वो फिर से बोला, अगर तुमने इसके बारे में मुंह खोला तो हमें पता लग जाएगा। हमारे पास पता करने का पूरा जरिया है। और अब तुम्हारी गाड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरा दोस्त तुम्हें छोड़ने तुम्हारे साथ जाएगा। मुझे हॉल से निकालकर गाड़ी में बिठा दिया गया और मुझे फिर से गाड़ी और बगीचे की एक झलक दिखाई दी। लैटिमर मेरे साथ ही चल रहा था। बिना एक शब्द भी बोले वो मेरे सामने आकर बैठ गया। हम चुपचाप फिर से काफी दूर तक यात्रा करते रहे और अंत में आधी रात के करीब गाड़ी रुकी। मेरा सहयात्री बोला, तुम यहाँ पर उतरोगे मेलास। मुझे दुख है कि तुम्हारे घर से इतनी दूर छोड़ना पड़ा, लेकिन और कोई चारा नहीं है। अगर तुमने गाड़ी का पीछा करने की कोशिश की तो भी पछताओगे। इतना कहते हुए उसने दरवाज़ा खोल दिया और मैं छलांग लगाकर बाहर निकल आया। गाड़ी खड़खड़ाती हुई वापस चली गई। मैंने भौचक्का होकर इधर उधर देखा। मैं कुछ झाड़ियों के बीच था। काफी दूर घरों की कतारें दिखाई दे रही थीं, जिनकी ऊपरी खिड़कियों पर एक दो लाइटें जल रही थीं। दूसरी ओर मुझे रेलवे का लाल सिग्नल दिखाई दिया। गाड़ी अब तक आंखों से ओझल हो चुकी थी। मैं ये सोचता रहा कि आखिर मैं किस जगह पर था। तभी अंधेरे में मुझे कोई आता हुआ नजर आया। जब वो मेरे पास आया तो मैंने देखा कि वो रेलवे का एक कुली था। मैंने उससे पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि ये कौन सी जगह है? उसने मुझे बताया, वॉर्ड्सवर्थ कॉमन। क्या मुझे शहर के लिए ट्रेन मिलेगी? उसने कहा, अगर तुम 1 किलोमीटर दूर तक क्लैपहैम जंक्शन पहुंच जाओ तो तुमको विक्टोरिया जाने वाली आखिरी ट्रेन मिल सकती है। तो ये थी मेरी रोमांचक कथा मिस्टर होम्स। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ गया था या मैंने किससे बात की, सिवाय उसके जो मैंने अभी आपको बताया है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि कुछ गड़बड़ हो रही है और मैं उस दुखी आदमी की मदद करना चाहता हूँ। मैंने पहले मिस्टर माइक्रॉफ्ट होम्स को पूरी कहानी सुनाई और फिर पुलिस को। थोड़ी देर तक हम सब चुप बैठे रहे। फिर शर्लॉक ने अपने भाई की तरफ देखा और पूछा, तुमने कुछ किया? माइक्रॉफ्ट ने डेली न्यूज उठाया जो उसकी साइड टेबल पर रखा था। उसमें छपा था, जो कोई भी एथेंस के पॉल क्रेटिडस नामक व्यक्ति के बारे में कोई भी जानकारी देता है उसे इनाम दिया जाएगा। वो व्यक्ति अंग्रेजी नहीं जानता। ऐसा ही इनाम सोफी नाम की ग्रीक महिला की जानकारी देने पर भी है। मैंने ये सारे अखबारों में छपवाया था, माइक्रॉफ्ट ने कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तुमने ग्रीक दूतावास में पता किया? हाँ किया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मालूम। तो एथेंस के पुलिस चीफ को तार दिया? मेरी ओर मुड़कर माइक्रॉफ्ट ने कहा, शर्लॉक के अंदर पूरे खानदान भर की चुस्ती भरी है। तुम ये केस शौक से अपने हाथ में ले लो मेरे भाई, और मुझे बता देना कि क्या नतीजा निकला। कुर्सी से उठते हुए मेरा दोस्त बोला, बिल्कुल, मैं तुम्हें भी बता दूंगा और मिस्टर मेलास को भी। इस दौरान मिस्टर मेलास, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो पूरी तरह चौकन्ना रहता, क्योंकि इन विज्ञापनों को देखकर वे समझ गए होंगे कि तुमने उनका राज खोल दिया है। इसके बाद हम घर की ओर चल दिए। होम्स ने तार घर पर रुककर कई तार भेजे। उसने मुझे कहा, देखा वॉटसन, हमारी शाम किसी भी तौर पर बर्बाद नहीं हुई। मेरे कई दिलचस्प केस इसी तरह मेरे पास आए थे, माइक्रॉफ्ट के जरिए। जो समस्या हमने अभी सुनी है उसकी एक ही वजह हो सकती है, फिर भी उसकी अपनी कुछ अलग विशेषता है। क्या तुम्हें उम्मीद है कि तुम इसे सुलझा लोगे? मैंने पूछा। अब जितनी बातें हमें मालूम हैं, मुझे बड़ा ताज्जुब होगा अगर हम उनसे बाकी बातें भी पता न कर सकें। तुमने भी कुछ तो अंदाज लगा ही लिया होगा कि जो कुछ हो रहा है उसकी क्या वजह है। एक तरह से हाँ, लगा तो लिया है, मैंने कहा। तो बताओ, तुमने क्या अंदाजा लगाया? मुझे ये लग रहा है कि ग्रीक लड़की को हैरल्ड लैटिमर नाम का अंग्रेज युवक भगा कर लाया होगा। कहाँ से भगाया होगा? एथेंस से। शर्लॉक होम्स ने सिर हिलाया। वो लड़का ग्रीक भाषा का एक शब्द भी नहीं बोल सकता, लेकिन लड़की थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल पाती है। तो इससे नतीजा ये निकलता है कि वो लड़की कुछ समय से इंग्लैंड में है, लेकिन लड़का कभी भी ग्रीस नहीं गया। तो हम ये मानकर चलते हैं कि वो लड़की इंग्लैंड घूमने आई
और हैरल्ड नाम के इस आदमी ने उसे फुसलाकर अपने साथ चलने के लिए मना लिया। हाँ, यही संभावना लगती है, मैंने कहा। फिर उसके बाद उसका भाई यहाँ पर आता है। मेरे हिसाब से वो युवक उसका भाई ही होना चाहिए। बेवकूफी के कारण वो अपने को उस युवक और अधेड़ के कब्जे में डाल देता है। वे उसे पकड़कर उससे मारपीट करते हैं ताकि वो उस लड़की की जायदाद उनके हवाले करने के लिए उन कागजों पर दस्तखत कर दे जिस जायदाद का वो ट्रस्टी है। उसने ऐसा करने से मना कर दिया। उससे बातचीत करने के लिए उन्हें एक अनुवादक चाहिए था, जिसके लिए वे मिस्टर मेलास को पकड़ कर ले गए। लड़की को उसके भाई के आने के बारे में नहीं बताया गया है और उसे ये बात इत्तेफाक से उसी समय पता चली। अब हमें करीब करीब पूरी बात मालूम है और अगर हमारे पास इतना समय हो तो हम आसानी से उन्हें पकड़ सकते हैं। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो घर कहाँ पर है? अगर हमारा अनुमान सही है और लड़की का नाम सोफी क्रेटिडस है तो उसे ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही हमारी पूरी उम्मीद होगी, क्योंकि भाई तो यहाँ के लिए बिल्कुल अजनबी है। ये बात साफ है कि लड़की से रिश्ता जोड़े हैरोल्ड को कुछ समय बीत चुका है, यानी कुछ हफ्ते तो निश्चित रूप से। इतना समय जिसमें ये खबर उड़ते उड़ते भाई तक पहुंची और वो ग्रीस से यहाँ आया। अगर इस दौरान वे एक ही जगह रह रहे होते तो संभव है कि हमें माइक्रॉफ्ट के इश्तिहार का जवाब मिल गया होता। बातें करते करते हम बेकर स्ट्रीट आ पहुंचे थे। पहले होम्स सीढ़ियों पर चढ़ा और जब उसने कमरे का दरवाजा खोला तो वो आश्चर्य से चौंक पड़ा। उसका भाई माइक्रॉफ्ट आराम कुर्सी पर बैठा सिगार पी रहा था। उसने सपाट आवाज में कहा, अंदर आओ शर्लॉक, चौंक क्यों गए? हमारे भौचक्के अंदाज को देखकर वो मुस्कुरा रहा था। तुम्हें मुझसे इतनी फुर्ती की उम्मीद नहीं थी, है ना शर्लॉक? लेकिन पता नहीं क्यों ये केस मुझे आकर्षित कर रहा है। तुम यहाँ आए कैसे ब्रदर डियर? मैंने एक घोड़ा गाड़ी में तुम्हें पार किया था। क्या कोई नई घटना हुई है? मेरे इश्तिहार का जवाब आया है। आहा, हाँ, तुम्हारे जाने के कुछ ही मिनटों के अंदर वो आया था। और उसमें क्या लिखा है? माइक्रॉफ्ट ने जेब से एक कागज निकाला, फिर बोला, ये रहा। जे पेन से क्रीम रंग के कागज पर कमजोर शरीर वाले किसी अधेड़ आदमी ने लिखा है। उस पर लिखा था, सर, आज की तारीख में छापे गए आपके इश्तिहार के जवाब में मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि मैं उस युवती को अच्छी तरह जानता हूँ। अगर आप मुझसे मिलने आना चाहें तो मैं उसके दर्दनाक जीवन के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। फिलहाल वो बेकनहैम में द मिर्टल्स में रह रही है। आपका जे डेवनपोर्ट। माइक्रॉफ्ट होम्स ने कहा, इसने ये लोअर ब्रिक्सटन से लिखा है। क्या तुम्हें नहीं लगता शर्लॉक कि हमें फौरन उसके पास चलकर सारी जानकारी ले लेनी चाहिए? माय डियर माइक्रॉफ्ट, बहन की कहानी से ज्यादा मायने इस समय भाई की जान रखती है। मुझे लगता है हमें स्कॉटलैंड यार्ड से इंस्पेक्टर ग्रेगसन को साथ लेकर बेकनहैम के लिए रवाना होना होगा। हम जानते हैं कि एक आदमी की जान को खतरा है और हर घंटा भारी हो सकता है। अच्छा होगा कि रास्ते से मिस्टर मेलास को भी साथ ले लें। हमें एक अच्छे अनुवादक की जरूरत भी पड़ सकती है, मैंने सुझाव दिया। वाह, ये अच्छा आइडिया है, होम्स ने कहा। लड़के को भेजकर फौरन गाड़ी मंगवाओ और हम रवाना हो जाएंगे। कहते कहते उसने मेज की दराज खोली और मैंने देखा कि उसने अपनी जेब में एक रिवॉल्वर निकालकर रख लिया है। मेरी नजरों को भांपते हुए उसने कहा, जो कुछ भी हमने सुना है उससे मैं यही कह सकता हूँ कि हम एक बहुत ही खतरनाक गिरोह से निपटने जा रहे हैं, इसलिए ये जरूरी है। जब हम मिस्टर मेलास के घर पॉलमॉल पहुंचे तब तक अंधेरा हो चुका था। वहां रहने वाली स्त्री ने हमें बताया कि उससे मिलने कोई आया था और वो उसके साथ चला गया। माइक्रॉफ्ट ने पूछा, क्या तुम बता सकती हो कि वो कहाँ गया? मुझे नहीं मालूम सर, मैं इतना ही जानती हूँ कि वो किसी के साथ गाड़ी में गया है। क्या आने वाले ने अपना नाम बताया था? जी नहीं। वो एक लंबा सा आकर्षक युवक तो नहीं था? जी नहीं, वो तो एक छोटा सा आदमी था, चश्मा पहने, पतला चेहरा, लेकिन बड़ा खुशदिल था क्योंकि बोलते वक्त वो सारे समय हंसता रहा था। होम्स ने अचानक कहा, जल्दी चलो, ये मामला बहुत गंभीर हो गया है। उन लोगों ने फिर से मेलास को कब्जे में ले लिया है। उसमें जरा भी शारीरिक ताकत नहीं है। ये बात वे लोग उस रात ही समझ गए थे। जैसे ही वो उसके पास पहुंचा,
ये दुष्ट उसको धमकाने में कामयाब हो गया। इसमें शक नहीं कि वे उससे काम लेना चाहते हैं, लेकिन काम निकलने के बाद हो सकता है वे उसे धोखा देने की सजा दें। हमें उम्मीद थी कि हम ट्रेन पकड़कर उनकी गाड़ी से पहले या उसके आसपास ही बेकनहैम पहुंच जाएंगे, लेकिन स्कॉटलैंड यार्ड पहुंचकर इंस्पेक्टर ग्रेगसन से संपर्क करने और घर में घुसने के लिए जरूरी कानूनी कार्रवाई पूरी करने में हमें 1 घंटा लग गया। जब हम लंदन ब्रिज पहुंचे तो 9:45 बज गए थे और जब हम बेकनहैम स्टेशन पर उतरे तो 10:30 बजे थे। इंस्पेक्टर ने गौर किया, खिड़कियां सारी अंधेरे में हैं, लग रहा है घर खाली है। होम्स ने सहमति जताई, हमारे पंछी उड़ चुके हैं और घोंसला खाली है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? पिछले घंटे में एक सामान से भरी गाड़ी यहां से गुजरी है। उसकी बात सुनकर इंस्पेक्टर ग्रेगसन हंस पड़ा। मैंने गेट के लैंप की रोशनी में निशान देखे थे, लेकिन तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ कि उस गाड़ी पर सामान लदा था? तुमने गौर किया होगा कि उन्हीं पहियों के निशान अंदर भी आ रहे हैं, लेकिन बाहर जाने वाले निशान साफ तौर पर ज्यादा गहरे हैं, इतने कि हम दावे से कह सकते हैं कि गाड़ी में बहुत ज्यादा सामान लदा था। होम्स ने कहा। कंधे उचकाते हुए इंस्पेक्टर बोला, तुमने मुझसे कुछ ज्यादा ही सोच लिया। ये दरवाजा खोलना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर कोई हमारी आवाज नहीं सुनता तो हमें कोशिश तो करनी ही होगी। उसने जोरों से दरवाजा खटखटाया और घंटी भी बजाई, लेकिन कोई नहीं आया। होम्स वहां से खिसक गया था और कुछ मिनटों में लौटकर आया और बोला, मुझे पीछे एक खिड़की खुली मिली है। मुझे लगता है कि अब हमें बिना बुलाए ही अंदर जाना होगा। एक के बाद एक करके जब हम उस बड़े से अपार्टमेंट में घुसे, जो ठीक वही था जिसमें मेलास पहले भी आया था। इंस्पेक्टर ने अपनी लालटेन जला ली थी और उसकी रोशनी में हम दोनों दरवाजों को देख सकते थे और पर्दों, लैंप और उस जापानी सोफे को भी, जैसा मेलास ने बताया था। मेज पर 2 ग्लास बियर के, एक खाली बोतल और बचा हुआ खाना रखा था। अचानक होम्स ने कहा, ये कैसी आवाज है? हम सब चुपचाप खड़े होकर सुनने लगे। हमारे सिर के ऊपर कहीं से हल्की हल्की कराहने जैसी आवाजें आ रही थीं। होम्स दरवाजे से भागकर हॉल में गया। ये आवाजें ऊपर की मंजिल से आ रही थीं। वो ऊपर भागा और उसके पीछे पीछे इंस्पेक्टर और मैं, और हमारे पीछे उसका भाई माइक्रॉफ्ट, जो अपने भारी भरकम शरीर की पूरी ताकत से भाग रहा था। हमारे सामने 3 दरवाजे थे और इनमें से बीच वाले दरवाजे से वे आवाजें आ रही थीं। आवाजें कभी हल्की होकर बुदबुदाहट में बदल जाती और कभी तेज होकर तीखी रुलाई में। दरवाजा बंद था, लेकिन चाबी दरवाजे पर ही लगी छोड़ दी गई थी। होम्स ने भड़ाक से दरवाजा खोला और अंदर लपका, लेकिन दूसरे ही पल बाहर निकल आया। उसने अपने हाथों से अपना गला पकड़ रखा था। उसने कहा, चारकोल है, कुछ समय में ये साफ हो जाएगा। अंदर झांकने पर हमने देखा कि कमरे की एकमात्र रोशनी एक हल्की नीली लपट से आ रही थी, जो बीच में रखे पीतल के तिपाए पर जल रही थी। उससे फर्श पर एक नीला गोला सा बन रहा था। उसी के पास छाया में 2 धुंधली आकृतियां दीवार से टिकी सहमी सी बैठी थीं। खुले दरवाजे से भयंकर जहरीला झोंका आ रहा था, जिसमें हमारा दम घुटने लगा था। होम्स ताज़ी हवा सांस में भरने के लिए सीढ़ियों के ऊपर दौड़ा और फिर तेजी से कमरे में आकर उसने खिड़की खोल दी और तिपाई को बाहर बगीचे में फेंक दिया। फिर उसने एक गहरी सांस ली और फिर से बाहर भाग गया। 1 मिनट में हम अंदर जा सकेंगे। मोमबत्ती कहाँ है? इस माहौल में हमें माचिस नहीं जलानी चाहिए। दरवाजे पर रोशनी रखो और हम उनको बाहर लेकर आते हैं। जल्दी करो माइक्रॉफ्ट। हम तेजी से उन दोनों के पास पहुंचे और खींचकर उन्हें रोशनी वाले हॉल में ले आए। दोनों के होठ नीले पड़े हुए थे और वे होश में नहीं थे। चेहरे सूजे हुए और आंखें बाहर की ओर निकली हुई थीं। उनके चेहरे इतने बेहाल थे कि उसकी काली दाढ़ी और हट्टे कट्टे डील डॉल के बगैर हम ग्रीक अनुवादक को पहचान भी नहीं पाते, जो कुछ ही घंटों पहले डायोजीन्स क्लब में हमें मिला था। उसके हाथ पैर मजबूती से बंधे थे और एक आंख के ऊपर तेज वार का निशान था। दूसरा उसी तरह से बंधा हुआ लंबा आदमी, जो दुर्बलता के आखिरी पायदान पर नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर आड़े तिरछे ढंग से प्लास्टर चिपका हुआ था। हमने जब उसे लिटाया तो उसने कराहना बंद कर दिया और उस पर एक नज़र डालते ही मैं समझ गया कि कम से कम उसके लिए तो मदद आने में देर हो गई थी। मेलास अभी भी जीवित था
और करीब 1 घंटे के बाद अमोनिया और ब्रांडी की मदद से उसकी आंखें जब खुलीं तो मैंने थोड़ी राहत महसूस की। जो कहानी उसने सुनाई वो बड़ी ही साधारण थी और ठीक वही थी जो हमने सोची थी। उसके घर आने के बाद उसके मेहमान ने अपनी बाह से पिस्तौल निकाली और उसको तुरंत मौत के घाट उतारने की धमकी देकर इतना डरा दिया कि उसका आसानी से दूसरी बार अपहरण कर लिया गया। दरअसल उस हंसने वाले दुष्ट ने अनुवादक को मानो अपने वश में कर लिया था, क्योंकि जब वो उसके बारे में बता रहा था तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था और हाथ कांप रहे थे। उसे फौरन बेकनहम ले जाया गया था। दूसरी बार वो फिर से अनुवादक बना। ये मुलाकात पहली वाली से भी ज्यादा नाटकीय थी, जिसमें दोनों अंग्रेजों ने अपने कैदी को फौरन जान से मारने की धमकी दी थी अगर वो उनकी बात नहीं मानता। आखिर में जब उन्होंने देखा कि उनकी हर धमकी को वो साबित कर सकता है तो उन्होंने उसे वापस बंद कर दिया और मेलास को धोखा देने के लिए डांटने के बाद उन्होंने एक डंडे से मारकर उसे बेहोश कर दिया। उसको इसके अलावा और कुछ याद नहीं था। ये थी ग्रीक अनुवादक की रोमांचक कथा, जो अभी भी रहस्य बनी हुई है। इश्तिहार का जवाब देने वाले से संपर्क करने पर हमें पता चला कि वो युवती एक अमीर ग्रीस परिवार की थी और कुछ मित्रों से मिलने इंग्लैंड आई थी। वहां पर वो लैटिमर नाम के उस युवक से मिली जिसने उसे अपने कब्जे में कर लिया और उसे फुसलाकर अपने साथ ले गया। उसके दोस्त इस घटना से हैरान रह गए और एथेंस में उसके भाई को सूचना देने के अलावा और कुछ नहीं कर सके। इसके बाद उन्होंने इस मामले से हाथ झाड़ लिए। इंग्लैंड आने पर भाई अपनी बेवकूफ़ी से लैटिमर और उसके सहयोगी विल्सन के फंदे में फंस गया। विल्सन का इतिहास बहुत ही आपराधिक था। इन दोनों ने जब ये देखा कि भाषा से अनजान होने के वजह से वो उनके हाथों में बेबस है तो उन्होंने उसे बंदी बना लिया और उसे भूखा रखकर जबरदस्ती उससे उसकी और उसकी बहन की जायदाद के कागजों पर दस्तखत करवाने चाहे। उसकी बहन को जानकारी के बगैर घर में बंदी रखा गया और उसके चेहरे पर प्लास्टर इसलिए चिपकाया गया ताकि अगर कभी बहन को उसकी झलक दिख भी जाए तो वो अपने भाई को पहचान ना सके। लेकिन प्लास्टर लगे होने के बाद भी उसने अपने भाई को पहली बार में ही फौरन पहचान लिया, जब अनुवादक के आने पर उसने उसे पहली बार देखा था। बेचारी लड़की तो खुद ही बंदी थी, क्योंकि घर में कोचवान और उसकी पत्नी के अलावा और कोई नहीं था और वे भी अपराधियों से मिले हुए थे। ये देखकर कि उनका राज खुल चुका है और वे अपने कैदी को मजबूर नहीं कर पा रहे हैं, दोनों दुष्ट लड़की को लेकर कुछ ही घंटों में सजे हुए मकान से भाग निकले जो उन्होंने किराए पर लिया था। लेकिन उससे पहले वे उन दोनों से बदला लेना नहीं चूके। पहला वो जिसने उनकी बात मानकर दस्तखत नहीं किए थे और दूसरा वो जिसने उनका राज खोलकर अखबार में इश्तिहार दे दिया था, यानी ग्रीक अनुवादक। कई महीनों बाद हमारे पास बुडापेस्ट से एक अखबार की कटिंग आई। उससे पता चला कि कैसे एक युवती के साथ यात्रा कर रहे 2 अंग्रेज दर्दनाक मौत मारे गए थे। उनको छुरा भोंक दिया गया था और हंगरी की पुलिस की राय थी कि उन दोनों में झगड़ा हुआ और दोनों ने एक दूसरे को मार डाला। लेकिन होम्स का विचार इस बारे में कुछ और ही था और आज तक उसका यही मानना है कि अगर ग्रीस की वो लड़की उसे मिल जाए तो मालूम पड़ेगा कि उसको और उसके भाई को परेशान करने वालों से उसने किस तरह बदला लिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। अगली कहानी के साथ जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।